हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजगण शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री के अंदर जो पुष्यभूति वंश यानी कि वर्धन वंश की चर्चा हम करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था दोस्तों, उसमें हमने जो पुष्यभूति राजवंश है उसके जानकारी की स्रोत है उनकी हमने चर्चा कर ली थी। उसमें हमने बात की थी जो पुष्यभूति जो राजवंश है उसके जो पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों की हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, बहुत ही डिटेल से पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे दोस्तों जो पुष्यभूति राजवंश उनके तीन बड़े शासक हैं उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हम सीधे ही टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों गुप्त शासकों की दुर्बलता, यानी कि जो गुप्त शासक थे उनकी दुर्बलता और दुर्बलता का लाभ उठाकर जो पूर्वी बंगाल है यानी कि पूर्वी पंजाब है और पूर्वी पंजाब यानी कि इसको हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, किसने? यानी कि पुष्यभूति राजवंशों में। ठीक है, और अपनी राजधानी किसको बनाया था? यानी कि थानेश्वर, यानी कि थानेश्वर दिल्ली के निकट है और हरियाणा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि इनका जो क्रम है यानी कि जो पुष्यभूति वंश है उसका अगर हम क्रम देखें तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पुष्यभूति शासक के पश्चात एक नरवर्धन शासक बनता है। और नरवर्धन शासक बनने के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी होता है यानी कि राज्यवर्धन फर्स्ट होता है। देखिएगा, एक राज्यवर्धन सेकंड होता है जो प्रभाकर वर्मन का बड़ा पुत्र होता है यानी कि सेकंड होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक शासक होता है यानी कि आदित्य वर्मन। दोस्तों, नरवर्धन और राज्यवर्धन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा बहुत हम आदित्य वर्मन की अगर हम चर्चा करें तो ये आदित्य वर्मन है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसने जो गुप्त एक महारानी थी यानी कि महासेन गुप्ता से वह विवाह करता है। तो इसके बारे में इतना ही जानकारी मिलती है। फिर हम दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे आदित्य वर्धन के बाद उसके पुत्र है प्रभाकर वर्मन। ठीक है, और प्रभाकर वर्मन की तीन संतानें थी दोस्तों। एक का नाम राज्यवर्धन सेकंड है, एक हर्षवर्धन है और एक पुत्री है राज्यश्री। देखिएगा, जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने भी अपनी जो पुत्री है और उस पुत्री का विवाह है वल्लभी के जो शासक ध्रुवसेन सेकंड के साथ ये विवाह करता है। और अगर हम बात करें कि राज्यश्री है जो प्रभाकर वर्मन की पुत्री है, उसने मोकरी जो शासक है मोकरी शासक यानी कि ग्रीव वर्मन के साथ विवाह करता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं जो प्रभाकर वर्मन है उस प्रभाकर वर्मन की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, यानी कि आदित्य वर्मन के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र है प्रभाकर वर्मन, ये जो पुष्यभूति राजवंश की गद्दी पर ये बैठता है और शासन करता है। देखिएगा, इसी अगर हम बात करते हो देखिएगा, यानी कि वर्धन जो वंश की शक्ति व प्रतिष्ठा का जो संस्थापक माना जाता है किसको? प्रभाकर वर्मन को। यानी कि इस वर्धन वंश की प्रतिष्ठा और उसकी जो शक्ति है उसको उसने मेंटेन रखा और उसका संस्थापक भी माना जाता है और उसकी प्रसार प्रसार भी करता है दोस्तों। और कुछ हद तक दोस्तों अपने साम्राज्य का विस्तार भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसके प्रभाकर वर्मन की अगर हम बात करें दोस्तों तो प्रभाकर वर्मन की जो उपाधियां हैं दोस्तों, इतनी खतरनाक उपाधि हैं जो आप कभी इतिहास के अंदर आपने पढ़ी नहीं होगी दोस्तों। तो आपको इन उपाधियों को याद करना है दोस्तों और थोड़ा आपको उनको बार बार उसको रिवाइज करना है, तब जाके ये उपाधियाँ दोस्तों याद रहेगी। तो देखते हैं दोस्तों इसकी उपाधियों की चर्चा करें। देखिएगा, सबसे पहले उसकी उपाधि है, देखिएगा, हूण हरिण केसरी। वाह वाह, कितनी अच्छी उपाधि है दोस्तों। आपने कभी नाम सुना है? नहीं, तो आज सुन लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, हूण हरिण केसरी। देखिए, हूण रूपी हरिण, हरिण यानी कि हिरण, यानी कि हूणों को क्या बताया? हिरण बताया गया। यानी कि हूण रूपी हरिण के लिए, यानी इनके लिए जो हूण थे भारत पर आक्रमण कर रहे थे ना, उनके लिए सिंह के समान बताया किसको? यानी कि प्रभाकर वर्मन को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखिएगा, हूण हरिण केसरी यानी कि हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान बताया है किसको? यानी कि प्रभाकर वर्मा को। तो इसकी पहली उपाधि थी। ठीक है, दूसरी उपाधि अगर देखें तो सिंधुराज ज्वर। ठीक है, यानी कि सिंधु राज ज्वर, ज्वर का मतलब होता है बुखार। ठीक है, यानी कि सिंधु राज्य के लिए ज्वर यानी बुखार के समान है। यानी कि सिंधु राज है यानी कि सिंधु प्रदेश की जितने भी राजा हुए ये इस जो प्रभाकर वर्मन है इस प्रभाकर वर्मन को बुखार के समान यानी कि उनसे डरते थे। ठीक है, दूसरी अगर
उपाधि अगर देखें दोस्तों तो गुर्जर प्रजागर, देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि गुर्जर प्रभाकर यानी कि गुर्जरों की नींद हराम करने वाला शासक। देखिएगा जो गुर्जर हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश हैं, उन सभी की जो नींद हराम करने वाला शासक, एकमात्र शासक हुआ पुष्यभूति राजवंश का एक बहुत ही खतरनाक शासक यानी कि प्रभाकर वर्मन है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन उपाधि इनको याद रखना। अब देखिएगा दोस्तों बहुत ही खतरनाक उपाधि है और खतरनाक है, पढ़ने में भी खतरनाक है दोस्तों। ठीक है, तो देखिएगा एक एक चीज को पढ़िएगा। देखिएगा गांधार द्वीप, गंध द्वीप, कुटहस्ती ज्वरो, कैसी उपाधि है भाई, याद रखिए इसको भी, कितनी खतरनाक उपाधि, नाम में ही खतरनाक है, तो अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो और भी खतरनाक रहेगा। एक बार फिर से देखिएगा, गांधार द्वीप, गंध द्वीप, कुटहस्ती ज्वरो, इसका अर्थ क्या होता है देखिए दोस्तों, गांधार के राजा रूपी सुगंधित राज के लिए महान हस्त हस्त यानी कि ज्वार यानी कि बुखार के समान इस प्रभाकर वर्मन को बताया गया है। तो दोस्तों कितनी खतरनाक उपाधि है दोस्तों। ओके, तो आपने कभी ऐसी उपाधि पढ़ी होगी कि किताबों में? नहीं, तो आज मेरे साथ पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, अगली बात करें तो इसका अगली जो उपाधि है दोस्तों, देखिएगा ये भी बहुत ही खतरनाक उपाधि है। देखिएगा लाट पाट व पाट च्वरो, कैसी उपाधि है भाई, नाम भी ऐसा अटपटा है। देखिएगा लाट पाट, देखो लाट पाट लाट पाट व पाट चोरो क्या होता है, यानी कि चंचलता को नष्ट करने वाला, यानी कि चंचलता को नष्ट कर, अगर कोई चंचल व्यक्ति है और अपने आप को 30 मार का समझ रहा है तो उसकी चंचलता को नष्ट कर देता है ये ऐसा शासक था। कौन? प्रभाकर वर्मन। ठीक है, अगली जो उपाधि है मालव लक्ष्मी लता परशु। देखिएगा मालव लक्ष्मी लता परशु यानी कि मालव की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी यानी कि परशु के समान बताया गया। किसको? इस प्रभाकर वर्मन को। दोस्तों तो आपको इसकी उपाधि कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी है, यानी कि नाम, यानी कि इसको पढ़ने में ही थोड़ा अटपटा लग रहा है तो इसका अर्थ भी बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने बात करी प्रभाकर वर्मन की जो उसकी जो उपाधि है उसकी हम चर्चा कर। अब हम थोड़ा सा हम इन सभी जो शासक हुए दोस्तों, उन सभी शासकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा आगे अगर देखिए दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं। हर्ष चरित्र में इसे हूण हरिण केसरी कहा गया, वो मैंने आपको बता दिया, अर्थात हूण रूपी हिरण के लिए सिंह के समान बताया गया है, तथा सिंधु ज्वर यानी कि सिंधु के शासक के लिए बुखार के समान इसको उपाधि दी गई है। तो ये दो उपाधि मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, तो आप दोस्तों लगातार इसके नोट्स बनाएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है और जो भी एग्ज़ाम्स है उसके अंदर क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों ये जो टॉपिक है, यानी कि आप हिस्ट्री की जो भी स्टूडेंट हैं, यानी कि आप चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर और आप चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगली बात अगर करें दोस्तों तो गज रूपी गंधा रूपी गज के लिए यानी कि बुखार यानी कि गुजरों का प्रजागार कहा गया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। यानी कि गांधा रूपी गज के लिए महामारी यानी गुजरों का प्रजागार, उनकी निद्रा को भंग करने वाला मालव राज स्वामी लता का उच्छेद यानी कि परशु तथा लाटों की पटुता का अपहरण करने वाला कहा गया। तो ये सारी की सारी दोस्तों ये उपाधि हैं और मैंने उसको अलग कॉन्सेप्ट के रूप में आपको बता दिया है। ठीक है, देखिएगा अर्थात क्या होता है दोस्तों कि जो प्रभाकर वर्मन है ने हूण, सिंधुराज, गांधार, गुर्जर, मालवराज, लाट कहाँ गुजरात में आदि को पराजित किया। लेकिन यह वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होती है क्योंकि स्वयं हेनसांग ने इसमें कई राज्यों का उल्लेख स्वतंत्र राज्यों के रूप में किया है। यानी कि ये जो जिसने हेनस्वांग था, हेनस्वांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और उसने सीयू की नामक किताब लिखी थी, उसमें इन राज्यों के बारे में उल्लेख नहीं किया। इसका मतलब ये स्वतंत्र अगर रहेंगे तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि ये किसी शासक के अधीन काम नहीं करते थे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा दोस्तों तो दोस्तों आगे देखते हैं। देखिएगा अब हम थोड़ा सा जो उनकी फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। प्रभाकर वर्मन की जो संतान थी दोस्तों, इसकी 3 संतानें थी, यानी कि राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। देखिएगा राज्यवर्धन इसका उनका बड़ा पुत्र था, यानी कि राज्यवर्धन द्वितीय में हम कह सकते हैं। हर्षवर्धन इसका छोटा लड़का था और इसकी एक पुत्री थी यानी कि राजश्री। और राजश्री का जो विवाह है यानी कि कन्नौज के मोखरी जो वंश के शासक हैं ग्रीवर्मन के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात पहले भी कर ली है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे देखें तो
आगे अगर देखें तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, प्रभाकर वर्धन के अंतिम दिनों में, यानी कि जो प्रभाकर वर्मन थे उनके जो अंतिम दिन आए, यानी कि वृद्ध अवस्था हो गई थी, तब क्या होता है कि थानेश्वर की राज्य प्रेम, थानेश्वर, थानेश्वर क्या, हरियाणा यानी कि दिल्ली के पास है। थानेश्वर पर हूणों का क्या हो जाता है दोस्तों, आक्रमण हो जाता है। ठीक है, जिससे युद्ध करने के लिए, यानी कि जिनसे युद्ध करने के लिए दोनों जो भाई है, यानी कि राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, दोनों संयुक्त रूप से पश्चिमी उत्तर भारत की ओर अपनी सेना लेकर चल देते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों, हर्षवर्धन पीछे क्या करता है कि शिकार करने की, उसको शिकार करने का बड़ा शौक था, तो वो पीछे रह जाता है, यानी कि शिकार, यानी कि मृग यानी हिरण का शिकार करने के लिए रुक जाता है। लेकिन वहीं क्या होता है, उस यानी कि एक कुरंगक नामक एक दूत था, यानी कि कुरंगम नामक एक दूत था, यानी कि हर्षवर्धन का। तो प्रभाकर वर्मन की गंभीर स्थिति को की सूचना जो कुरंग नामक एक दूत था वो हर्षवर्धन को दे देता है, जिससे क्या होता है कि वो बीच में ही यानी कि शिकार को छोड़कर वापस राजधानी यानी कि थानेश्वर वापस आ जाता है। ठीक है, और थानेश्वर आ जाता तो उनको पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन में ने मृत्यु से पूर्व हर्ष को राज्यभार वहन करने और कोष का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी क्या करता है, बनाने का आश्वासन देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रभाकर वर्मन की मृत्यु से पूर्व वो क्या करते हैं, हर्ष को क्या बोल देते हैं कि राज्य वहन करने के लिए आमंत्रित करेंगे, यानी कि राज्य का भार अपने अपने जो बड़े भाई है, यानी कि हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन को संभालना है और कोष का उत्तराधिकारी बनने का आश्वासन देता है। ठीक है, तब क्या होता है दोस्तों, प्रभाकर वर्मन की मृत्यु हो जाती है, और प्रभाकर वर्मन का समाचार सुनकर जो राज्यवर्धन थे, राज्यवर्धन क्या करते हैं दोस्तों, हूणों के साथ युद्ध के को बीच में ही छोड़कर वो भी वापस राजधानी लौट आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो फिर क्या होता है दोस्तों, देखते हैं आगे। दोस्तों फिर क्या होता है, जिस समय दोनों भाई राज्यभार वहन करने के लिए एक दूसरे को मनाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि पहले हर्षवर्धन आता है, और हर्षवर्धन आते ही जब अपने पिताजी जो प्रभाकर वर्मन से मिलते हैं, तो प्रभाकर वर्मन बोलता है कि तेरा बड़ा भाई यानी कि राज्यवर्धन है, उसको गद्दी पे बैठाना है, और कोष का जो अधिकारी है उसी को बनाना है। तब भाई दोनों मिलते हैं, तो दोनों के मध्य क्या होता है कि यानी कि राज्यवर्धन के साथ युद्ध के बीच में ये क्या छोड़ किया जाता है। ठीक है, फिर जिसमें दोनों भाइयों के में राज्यभार वहन करने के लिए एक दूसरे को मनाने का प्रयास करें, यानी कि बड़ा भाई कहता है कि हर्षवर्धन तू राजगद्दी पर बैठ, और राज्यवर्धन कहता है कि भैया आप ही बेटे, आप ही उत्तराधिकारी हो, तो आप बेटे। इनके मध्य ये मंत्रणा चलती होती है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, उसी समय क्या होता है, एक संवादक नामक एक अनुचर ने सूचना दी कि जो मालव राज के कन्नौज पर, यानी मालव राज ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया और गृहवर्मन की हत्या कर देता। जो आपको पता है कि जो गृहवर्मन कौन था, यानी कि राजश्री का पति था, यानी कि उनका दामाद था। तो वो एक मालव राज के कन्नौज पर आक्रमण करने के संवादक कहता है कि एक मालव राज ने क्या करता है, कन्नौज पर आक्रमण करता है और राज्य यानी कि गृहवर्मन की भी हत्या कर देता है। ठीक है, अब होता क्या है, और क्या होता है कि जो राजश्री है, यानी उसकी जो सिस्टर है, उस सिस्टर को क्या कर देता है, कैद में डाल दिया, और उस राज्य को भी नेतृत्व विहीन पाकर उस पर आक्रमण की योजना बना रहा है, किस पर, कन्नौज पर। ठीक है, तब होता क्या है कि यद्यपि हर्षचरित में मालाराज का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन जो पंचखेड़ा और बंधुबन का जो ताम्रपत्र है, उस आधार पर यह है शासक कौन था दोस्तों, देवगुप्त था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देवगुप्त और जो आपका जो गौड़वंश शशांक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, यानी कि जो मालव राज की जो कन्नौज पर आक्रमण किया और जो गृहवर्मन है उसकी हत्या कर देता है, और दोनों कुछ योजना बनाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात होता क्या है दोस्तों, यह समाचार सुनकर जो राज्यवर्धन है, राज्यवर्धन बहुत ही तिलमिला उठता है, और अपनी सेना सहित क्या करता है कि मालव राज्य यानी कि जो देवगुप्त है, देवगुप्त को दंडित करने के लिए अपनी सेना लेकर कहाँ पहुँच जाता है, मालव देवगुप्त के पास चला जाता है। लेकिन जो बंगाल का जो बहुत ही निम्न श्रेणी का, यानी कहने का मतलब वो एक ही गलत एक शासक होता है, बंगाल का जो गौड़ वंश का शशांक, जो मालाराज देवगुप्त का मित्र था, उन्होंने धोखे से राज्यवर्धन को अपने यहाँ बुलाता है, उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, इसकी सूचना क्या होता है, कुंतक नामक एक अश्वारोही है, अश्वारोही हर्षवर्धन को दे देता है, कि कहता है कि हर्षवर्धन को कहता है कि महाराज, ये जो
गौड़वंश शासक है शशांक, और जो दोनों मिलकर क्या करते हैं कि यानी कि शशांक है वो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तब क्या होता है, इन विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों में नील लोहित यानी कि शिव की आराधना की और शशांक से युद्ध करने के लिए प्रणय लिया। अब आपको पता है कि अभी यहाँ पर ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है, कैसे एक प्रभाकर वर्मन की मृत्यु हो जाती है, साथ ही प्रभाकर वर्मन यानी उसकी जो जीजाजी है गृहवर्मन है या मोकरी वंश, उसकी हत्या हो जाती है, और साथ ही धोखे से जो शशांक है अपने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन की भी सेकंड की हत्या कर देता है। तब थोड़ा तिलमिला उठता है और फिर क्या करता है दोस्तों, नील लोहित यानी कि शिव की आराधना करके और शशांक से युद्ध करने के एक प्रणय प्रतिज्ञा लेता है और कहता है कि इस पूरी पृथ्वी पर गौड़ विहीन करने की शपथ लेता हूँ। यानी कि इस पूरी पृथ्वी पर जिस जो गौड़ वंश के जितने भी शासक हैं उन सबका मैं विनाश कर देता हूँ, ऐसी शपथ लेता है हर्षवर्धन दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लग रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा ही लग रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इस चैनल को, इसके लिंक को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्किल, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो एजुकेशन ग्रुप हो, लाइब्रेरी ग्रुप हो, सभी जगह आप कम से कम 10-10 लोगों को आप इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ें तो क्या होता है दोस्तों, जो रास्ते में जो कामरूप के शासक एक भास्कर वर्मन है, भास्कर वर्मा का हंस बेग नामक एक दूत मिलता है जिसने अपने स्वामी का मैत्री संदेश दिया, क्योंकि कामरूप के शासक भास्कर वर्मा की शशांक के साथ क्या था, प्रतिद्वंदिता यानी कि दुश्मनी थी। यानी कि कामरूप आपको पता है दोस्तों असम के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो ये भास्कर वर्मा भी क्या करता है कि हर्षवर्धन के साथ मिलता है, यानी कि दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, और हर्षवर्धन इसकी दोस्ती को स्वीकार कर लेता है और दोनों मिलकर फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हर्ष की सूचना मिली कि राजश्री कन्नौज की कारागृह से कहीं चली गई, और हर्षवर्धन को यह सूचना मिलती है कि जो राजश्री है, जो हर्षवर्धन की सिस्टर है, ये कन्नौज की कारागृह से निकल जाती है और कहीं दूसरी जगह चली जाती है। हर्ष ने शशांक से युद्ध का भार अपने सेनापति यानी भंडी को सौंप देता है और स्वयं राज्यश्री को ढूंढने के लिए निकल जाता है, ठीक है। अंतर्गत वह हर्ष ने बौद्ध भिक्षु यानी कि दिवाकर मित्र की सहायता से एन उस वक्त पर जब वह चिता में कूदने ही वाली थी, पीछे से हर्षवर्धन अपनी बहन को खींचकर उसकी जान बचा लेता है और कहता है कि सिस्टर घर चलिएगा, अब मैं इससे पूरी दुनिया को गौड़ विहीन कर दूंगा और अपना जो बदला है वो बिल्कुल पूरा करूंगा, ठीक है। तब उसकी सिस्टर मान जाती है और उसके साथ वापस लौट आती है, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा। देखिएगा आगे अगर बात करें तो राजश्री के कोई पुत्र नहीं था। आपको पता है कि राजश्री यानी कि गृहवर्मन की हत्या हो जाती है, तो गृहवर्मन की हत्या होने के बाद में राजश्री का कोई पुत्र नहीं था। इसका मतलब क्या होता है कि कन्नौज की गद्दी पर बैठने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो होता क्या है कि स्त्री तो राज्य को नहीं चला सकती थी, इसीलिए होता है कि एक अंतःपुनी के नेतृत्व में कन्नौज के मंत्रिमंडल ने हर्ष से कन्नौज का राज्यभार वहन करने का आग्रह किया, जिसे हर्ष ने आनाकानी तो की, लेकिन अंतिम रूप से यानी कि उसने कन्नौज को भी अपनी साम्राज्य में मिला लेता है, यानी कि कन्नौज की गद्दी पर बैठ जाता है और वहाँ से फिर वो दोस्तों क्या पता है, यानी आपको शिलादित्य की उपाधि धारण करता है। तो देखिएगा शिलादित्य की उपाधि क्यों दी जाती है, जब वो कन्नौज की राजगद्दी पर बैठता है और थानेश्वर से अपनी जो राजधानी है वो कन्नौज शिफ्ट कर देता है, स्थानांतरित कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये राज याद रखिएगा दोस्तों। किसी स्टूडेंट को आप ऐसे पूछेगा कि आपको पता है कि जो हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी वो कन्नौज क्यों शिफ्ट हुई है, तो इसको आप पूछना आपको पता क्यों हुई है, क्योंकि जो राजश्री है, राजश्री के कोई पुत्र नहीं था, और राजश्री के पुत्र नहीं था तो उसकी उत्तराधिकार यानी कि महिला तो उत्तराधिकार बन नहीं सकी। तब राजश्री और उनकी प्रजा यानी कि कन्नौज की प्रजा के कहने पर जो हर्षवर्धन है वो गद्दी पर बैठता कन्नौज, और अपनी राजधानी थानेश्वर से यानी हरियाणा से कहाँ शिफ्ट कर देता है, कन्नौज यानी कि उत्तर प्रदेश कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे की बात अगर करें तो 606 ईस्वी में हर्ष यानी कि कन्नौज और थानेश्वर के संयुक्त साम्राज्य का क्या बन जाता है, स्वामी बन जाता है, और इसी वर्ष उसने एक संवत का प्रारंभ किया जिसका उल्लेख पंचखेड़ा ताम्रपत्र और मधुबन के ताम्रपत्र से हमें यह जानकारी मिलती है। तो
ठीक है दोस्तों। एक बात और करें तो हर्ष ने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, ठीक है। और 1619 19 ईस्वी में गंजाम अभिलेख से ज्ञात होता है कि हर्ष इस समय तक शशांक को पराजित नहीं कर पाया। संभवतः यह है कि इसके बाद हर्ष और भास्कर वर्मा के मध्य संधि हुई, जिसमें शशांक के साम्राज्य को आपस में वो बांट लेता है। देखिएगा, शशांक को हरा देते हैं और उसके साम्राज्य को बांट लेते हैं। जैसे पूर्वी बंगाल तो भास्कर वर्मा ले लेता है, और पश्चिमी बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल पर अधिकार किसका हो जाता है? हर्षवर्धन का हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राज्य आते हैं यानी कि जनपद आते हैं, उसमें हम देखेंगे मगध है, उड़ीसा के कांगोद तक का जो क्षेत्र हर्ष के को मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हर्षवर्धन और जो भास्कर वर्मन है, ये अपने शशांक के जितने भी बंगाल का जो साम्राज्य उसको बांट लेता है। पूर्वी बंगाल भास्कर वर्मा लेता है और पश्चिमी बंगाल किसको लेता है यानी कि हर्षवर्धन लेता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसकी बात अगर करें तो इस प्रकार हर्ष के साम्राज्य में पंजाब आता है, हरियाणा आता है, पूर्वोत्तर राजस्थान, उत्तरी पूर्वी मगध, पश्चिमी बंगाल एवं उड़ीसा में कानौद तक का क्षेत्र सम्मिलित था, ठीक है। अगर हम अंतिम युद्ध की बात अगर करें दोस्तों, इस अंतिम युद्ध यानी 643 में गंजाम यानी कांगोद में लड़ने का उल्लेख है, यानी कि इसमें हर्ष का वंश क्या बताया? वैश्य है। और ये साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? एक तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक नामक किताब और हर्षचरित यानी कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई किताब, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हर्ष का वंश क्या था? वैश्य वंश था, ठीक है। और हर्ष ने प्रारंभ में शैव धर्म का ये अन्वय था, इसकी भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। क्या क्या है देखिएगा, इसमें यह पता चलता है कि शशांक के विरुद्ध प्रयाण से पूर्व हर्ष ने नील लोहित यानी कि शिव की आराधना की थी, ठीक है। और फिर फर्रुखाबाद से प्राप्त हर्ष की स्वर्ण मुद्रा, जिस पर शिव पार्वती का अंकन भी हमें मिला है। और वंशखेड़ा और मधुबन ताम्रपत्र में हर्ष को परम माहेश्वर कहा गया, यानी कि परम माहेश्वर की उपाधि से भी नवाजा गया था। तो 3 बातें आपको पता है मिलती है साक्ष्य, ठीक है। कालांतर में होता क्या है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म अपना लेता है, यानी कि कालांतर में क्या होता है यानी कि जो हर्षवर्धन है ये बौद्ध धर्मावलंबी बन जाता है। और इसके भी हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं उसकी हम चर्चा करें तो उससे हम चर्चा करें तो देखिएगा, कन्नौज के धर्म सम्मेलन में न केवल बौद्ध धर्म को महत्व दिया गया, बल्कि जो शोभा यात्रा, ठीक है, के अवसर पर बौद्ध प्रतिमा की सबसे आगे रखा गया। हर्ष के ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर के शासक हलितादित्य से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हेनसांग के अनुसार हर्ष ने गंगा के तट पर हजारों स्तूपों एवं विहारों का भी निर्माण करवाया था। तो इससे में ये जानकारी मिलती है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे अगर बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए तो देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या बातें हैं उसको देख लेते हैं। चीनी लेखक एक मानवन लिन ने हर्ष की मगध राज की उपाधि का उल्लेख किया, यानी कि मगध राज की उपाधि दी गई थी, जिससे मगध पर हर्ष का अधिकार पुष्ट होता है। हेनसांग ने लिखा है कि हर्ष ने कन्नौज का शासक बनने के बाद पूर्व की ओर बढ़कर पंच भारत विजय की, जो मगध और बंगाल विजय की ओर संकेत करता है, ठीक है। और वंशखेड़ा और मधुबन ताम्रपत्र को हर्ष का श्रावस्ती एवं अहिच्छत्र के क्षेत्रों पर अधिकार ज्ञात होता है, ठीक है। कन्नौज जो है गृहवर्मन की हत्या से उत्पन्न परिस्थिति के कारण हर्ष को मिलता है, जो थानेश्वर का राज्य पैतृक राज्य के रूप में है, ठीक है। हेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि उसने वल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया और राजपुताना के गुर्जर शासक धंधु द्वितीय द्वारा शरण दी गई, लेकिन बाद में हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर देता है, ठीक है। इसी कारण संभवतः हर्ष जो वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ प्रतिद्वंद्विता थी, और ताकि युद्ध के समय ध्रुवसेन सेकंड का समर्थन एवं सहयोग भी मिल सके, ठीक है। हर्ष व चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय, उन दोनों के मध्य आपको पता है दोस्तों, यानी कि 630 से लेकर 634 के मध्य एक युद्ध होता है दोनों के मध्य, ठीक है। और ये युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर, और जो रवि कीर्ति जैन है द्वारा एक विरचित एहोल अभिलेख, इससे अनुसार में इससे जानकारी मिलती है कि हर्ष है ना, जो पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध करता है तो इसमें हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। तो बहुत ही एक बहुत मतलब ये बात है कि ये पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता, ठीक है। लेकिन आपको पता है हेनसांग यानी कि हर्ष क्या कहता है? हर्ष पुलकेशिन द्वितीय को नहीं
हरा पाया था। ऐहोल अभिलेख में जहाँ हर्ष को समग्र उत्तरी भारत का सम्राट बताया है, यानी कि सकलो तरापत्र यात्रा, यानी कि वहीं वहीं से बाणभट्ट के हर्षरथ में भी चक्रवर्ती नाथ धोये और चतु समुद्रादित्य कहा गया है किसको, हर्षवर्धन को। ठीक है, तो हिंसवांग कहता है कि पुलकेशिन द्वितीय यानी कि हर्षवर्धन को नहीं हरा पाया। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे हम बात करें दोस्तों तो इसमें और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। प्रयाग, यानी कि प्रयाग का है उत्तर प्रदेश में, यानी कि महाबोध परिषद में बौद्ध धर्मावलंबियों को विशेष महत्व दिया है। ठीक है, उसमें हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, साथ ही अगर देखिए दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षण का महत्वपूर्ण केंद्र था, हर्ष द्वारा प्रदत्त दान से चलता था। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ अपना जो जीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नया टॉपिक क्या है, हम बात करेंगे कन्नौज का धर्म सम्मेलन और प्रयाग की महाबोध परिषद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम जो हर्षवर्धन का जो शासन प्रबंधन है उसकी हम चर्चा करेंगे, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे हेनसुआंग जो चीनी एक यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, उसकी डिटेल से हम बात करेंगे। तो मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय बाय।